जय हिंद साथियों, लक्ष्य द विजन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। और आज हम लोग जो आरपीएफ कांस्टेबल प्रीवियस का जो हम लोग सीरीज लेकर आए हैं, जिस सीरीज का नाम है वंदे भारत टॉप 10, उस सीरीज के तहत आज तीसरा क्लास है। और पीछे आप लोग देख चुके हैं दो क्लास, दोनों क्लास में 10-10 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उसको रखा गया है। कल भी बताए थे आप लोगों को कि रेलवे और एसएससी बोर्ड ऐसा है कि जो अपने पूर्व के परीक्षाओं से ही बार बार रिपीट करती है क्वेश्चन। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। 10 क्वेश्चन की बात है, 10 क्वेश्चन पूरा देख जाइए आप लोग। और जब वीडियो पसंद आ गया हो, यानी क्लास पसंद आ गई हो, तो आप लोग लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले, तथा साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दिया करिए आप लोग। और अपने जो भी मित्रजन है उनके पास ये वीडियो शेयर भी कर दिया करिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग को पता है जो मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। किस भाग में है? भाग 3 में है। और भाग 3 में अनुच्छेद बोले तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में है। तो उसी अनुच्छेद 12 से 35 तक में ये समानता का अधिकार किसी न किसी अनुच्छेद में है। तो कौन सा होगा? तो 12 से 35 तक में 6 प्रकार के मूल अधिकार है। कितने प्रकार के? तो 6 मूल अधिकार है। याद रखिएगा आप लोग, कितने मूल अधिकार, यानी 6 मौलिक अधिकार है। उन 6 मौलिक अधिकार में जो पहला मौलिक अधिकार है, वो पहला मौलिक अधिकार क्या है? समता या समानता का अधिकार। पहला मौलिक अधिकार जो है उसका क्या नाम है? समता या समानता का अधिकार। ठीक है। इस समता या समानता का अधिकार भी किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो याद रखिएगा, 14 से लेकर 18 तक में है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? 14 से लेकर 18 तक में है। तो इन्हीं में एक ऐसा अनुच्छेद है जो समानता के अधिकार को वर्णित करता है, उल्लेख करता है। तो वो होगा पहला ही इसमें 14 से 18 वाला में, यानी कि 14 में है क्या? तो विधि के समक्ष समता का अधिकार। विधि के समक्ष समता का अधिकार। और विधि के समक्ष समता का अधिकार कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। याद रखिएगा आप लोग, विधि के समक्ष समता का अधिकार कहां से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से? तो ब्रिटेन से लिया गया है। याद रखिएगा आप लोग, विधि के समक्ष यानी अनुच्छेद 14 कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया। तो इसमें हम लोग देखते हैं विधि के समक्ष समता का अधिकार यानी कि किसके तहत है? तो लिंग समानता गलत है। कानून के समक्ष सभी लोग समान है, यानी यही उल्लेख करता है। मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? तो कानून के समक्ष सभी लोग समान है। कानून के समक्ष सभी लोग क्या है? एक समान है। याद रखिएगा। अगला ऑप्शन है, समान समुदाय के लोग समान है। गलत। सामाजिक गुणवत्ता के आधार पर समानता, ये भी नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कानून के समक्ष सभी लोग समान है। ये विधिक समता का जो अधिकार है ना, ब्रिटेन से लिया गया है। ये प्रोफेसर डायसी का जो प्रोफेसर डायसी थे, उन्हीं का सिद्धांत है। किसका? प्रोफेसर डायसी। जब उत्तर प्रदेश एसआई आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन बनता है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि विधि के समक्ष समता का अधिकार कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया। या अनुच्छेद 14 कहां से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया। एक किसका सिद्धांत है? तो प्रोफेसर डायसी का। किसका सिद्धांत है? तो प्रोफेसर डायसी का है। याद रखिएगा, प्रोफेसर डायसी विधिवेता थे, इन्हीं का। ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहां देखिएगा आप लोग, एक न्याय की मूर्ति है। ठीक है ना?
ये रोमन न्याय के मूर्ति हैं, लेकिन भारतीय सर्वोच्च न्यायालय यानी न्यायालय में भी इनकी प्रतिमा लगी हुई है। लगभग देशों में इनकी प्रतिमा लगी हुई है। पहले खुली आंख वाला ये मूर्ति रहता था अपने देश में, नहीं बाहरी देशों में, लेकिन अब आंखों पे पट्टी, काली पट्टी बांध दी गई है। काली पट्टी बांध दी गई है इसलिए कि आप वहां भेदभाव नहीं करेंगे, यानी कि ये नहीं देखने की कोशिश करेंगे कि कौन मतलब किस तरीके का है, किसके साथ हमको अच्छा व्यवहार करना चाहिए, किसके साथ नहीं करना चाहिए। आपके सामने सिर्फ वही दिखता है, क्या तो विधि यानी कानून ही दिखता है, और उसी कानून के अनुसार आप क्या करते हैं, न्याय करते हैं। एक तराजू होता है, तराजू पर दोनों तरफ यानी कि पक्ष और विपक्ष को तोलने की कोशिश की जाती है। जिसकी पलड़ा भारी होती है उसके तरफ न्याय कर दिया जाता है, ठीक है ना, यानी जो सही होता है। ये तलवार, हाथ में तलवार ली है, तलवार का मतलब क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ही अंतिम होता है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ही अंतिम होता है, और दंडात्मक होगा तो दंडात्मक होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है। सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर होगा कोई इकाई नहीं है। क्या आंसर होगा, कोई इकाई नहीं है, यानी कि सापेक्ष घनत्व का इकाई विहीन होता है, ठीक है। अगला है नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है। क्वेश्चन है नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है, तो आप लोगों को पता है, पढ़ाया भी जाता है कि अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। कहां से, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, ठीक है ना। ये कहाँ, तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ये जो नदी है ना, ये भ्रंशन नदी है, ठीक है ना, यानी कि भ्रंशन नदी है, यानी कि दोनों तरफ ऊंचे पर्वत हैं और बीच में पतली सकरी ये नदी बही हुई है, यानी कि वहां धंसा हुआ है और उसी धंसाव में नदी का स्रोत बना हुआ है, ठीक है ना। भ्रंशन मतलब क्या होता है, धंसा होता है, और उसी धंसाव में आप लोग फिगर देख रहे होंगे, नदी का स्रोत बना हुआ है, यानी जलधारा बह रहा है। और ये किन किन राज्यों से, यानी कि मध्य प्रदेश से, ध्यान रखना आप लोग, मध्य प्रदेश से, उसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद यानी गुजरात, याद रखिएगा आप लोग, ये 3 राज्यों में बही हुई है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। मध्य प्रदेश में इस नदी को क्या कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश में इस नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है। मध्य प्रदेश का इस नदी को क्या कहा जाता है, तो जीवन रेखा कहा जाता है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश यानी कि एमपी की ये नदी क्या है, तो जीवन रेखा है, जीवन रेखा है, ठीक है ना। तो ये चीजें याद रखिएगा। एक क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो नर्मदा नदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है, नर्मदा नदी को। तो नर्मदा नदी किस स्थान से निकली है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकली है। अमरकंटक की पहाड़ी से भी अगर और डिप जाए तो कहां से निकली है, तो ये याद रखिएगा, नर्मदा नाम से ही वहां एक नर्मदा कुंड है, नर्मदा कुंड है। आप लोग देख रहे होंगे, ये दिखाया गया है, यही नर्मदा कुंड है, यहीं से नर्मदा नदी की उत्पत्ति हुई है, यानी उद्गम हुआ है। देखिएगा, ये ऑफिशियली है तस्वीर वहां का, ये नर्मदा उद्गम यहाँ लिखा भी है, नर्मदा उद्गम। कहां से, तो नर्मदा कुंड से, ठीक है ना। और नर्मदा कुंड है कहाँ, तो अमरकंटक की पहाड़ी पे। कहाँ, तो विंध्याचल और सतपुड़ा के अमरकंटक के पहाड़ी से, ठीक है ना। ये इसे जीवन रेखा कहा जाता है। याद रखिएगा, इनसे संबंधित थोड़ा पौराणिक कथा भी है, इनसे संबंधित थोड़ा पौराणिक कथा भी है। पौराणिक कथा ये है कि सोनभद्र और नर्मदा ये दोनों अमरकंटक की पहाड़ी में विराजमान थे, और दोनों जो ही किशोरावस्था में होते हैं, दोनों में आपस में प्रेम हो जाता है। लेकिन बीच में अब क्या होता है, नर्मदा की एक सहेली आती है और फिर सोनभद्र से उनका बात चलने लगता है, यानी उनसे आपसी प्रेम हो जाता है। यहाँ नर्मदा काफी समझाती है सोनभद्र को, लेकिन सोनभद्र नहीं समझते हैं, तो नर्मदा वापस मुड़ जाती है। और इसीलिए बोला जाता है, नर्मदा जब वापस मुड़ती है उसके बाद से हमेशा हमेशा के लिए कुंवारी रह जाती है, तो इसे कुंवारी नदी भी कहा जाता है।
नर्मदा नदी को कुंवारी नदी भी कहा जाता है और ये नदियों के विपरीत दिशा में बही है, यानी कि जो प्रमुख नदियां हैं सब किधर तो पूरब की तरफ बही हैं, लेकिन ये नदी पश्चिम की तरफ बही हुई है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, यानी पीछे की तरफ लौट जाती है, यानी पीछे मुड़ के चली जाती है और फिर दोबारा उधर नहीं आती है। तो ये इनसे संबंधित कहानी भी है, यानी कि बीच में तीसरा आ जाता है तो ये पीछे मुड़ जाती है, यानी कि पश्चिम की ओर क्या होने लगती है, बहने लगती है। तो ये उल्टा दिशा इनको बोला गया कि उल्टा दिशा बहने लगती है। जब आप लोगों को पता है कि गंगा एक ऐसी नदी है, पवित्र नदी है, कि गंगा नदी में अगर कोई स्नान करता है तो उनके कष्ट दूर होता है, लेकिन अगर कोई क्या बोला जाए, नर्मदा नदी में स्नान कर लेता है, नर्मदा का नाम से ही जप कर लेता है केवल, तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतने पवित्र नदी है, नर्मदा नदी को बोला जाता है और कुंवारी नदी भी बोला जाता है, याद रखेगा आप लोग। चलते हैं इसके बारे में थोड़ा देखते हैं नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितना है, तो 1312 किलोमीटर है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितना है, 1312 किलोमीटर है। और ये 1312 किलोमीटर की दूरी कहाँ कहाँ तय करती है, तभी पीछे आप लोग को बताया गया पिछले पेज पे कि मध्य प्रदेश के बाद से महाराष्ट्र के बाद गुजरात, ये 3 राज्यों में ये इनका धारा प्रवाहित होता है। ठीक है ना। ये इनका उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला पूछे तो कौन सा जिला हो जाएगा, अनूपपुर जिला, अमरकंटक की पहाड़ी, और अमरकंटक की पहाड़ी में कहा, तो अभी पीछे बताया गया नर्मदा कुंड, और नर्मदा कुंड यानी कि वहां भ्रंश तो तथ एक तरह से कहा जाए घाटी, यानी कहाँ, तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में। ठीक है। तो आप लोग यहाँ भी वही फिगर देख रहे हैं, तो इसे भ्रंशन नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भ्रंशन नदी कहा जाता है, या भ्रंश घाटी की नदी भी कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा आप लोग नर्मदा नदी को। और कहां से, तो नर्मदा कुंड से निकलते हैं। नर्मदा कुंड है कहाँ, तो अमरकंटक की पहाड़ी पे। अमरकंटक की पहाड़ी है कहाँ, तो अनूपपुर जिला में। अनूपपुर जिला कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। चलिए, मुझे आशा होगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिए, ठीक है ना। बीच वीडियो में ही आप लोग चाहें तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और चाहें तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। अगर कोई त्रुटि है तो भी कमेंट में बताइए आप लोग, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस लोकप्रिय सुल्तानों ने अलाई दरवाजा, कौन सा दरवाजा, अलाई दरवाजा का निर्माण किया था। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस, ध्यान रखिएगा, दिल्ली के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण किया था। तो अलाई दरवाजा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, अलाई दरवाजा का निर्माण, ध्यान, इसमें क्या हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक नहीं होगा, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं होगा, अलाउद्दीन खिलजी सही हो जाएगा। क्या आंसर सही होगा, अलाउद्दीन खिलजी सही हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग को पता भी होगा, खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक चला था। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश चला था, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये अलाई दरवाजा को यूनेस्को ने क्या कर दिया है कि वैश्विक धरोहर स्थल घोषित कर दिया है। कब किया था, तो 1993 में। वैश्विक धरोहर स्थल कब, 1993 में अलाई दरवाजा घोषित किया था, ठीक है ना। अब देखते हैं आप लोग, ये अलाई दरवाजा है, ये अलाई दरवाजा है क्या, तो आप लोग जानते हैं दिल्ली में कुतुब मीनार है, दिल्ली में कुतुब मीनार है, उसी कुतुब मीनार परिसर स्थल में अलाई दरवाजा भी है। कुतुब मीनार परिसर स्थल में भी क्या है, अलाई दरवाजा भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बर्फ का गलनांक होता है, बर्फ का गलनांक, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 273.15 केल्विन, यानी कि ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। बर्फ का गलनांक यही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा झरना है, दुनिया का सबसे बड़ा झरना है, तो याद रखिएगा इसमें योसेमाइट फॉल्स गलत है, भूरा झरना गलत है, नूह का झरना गलत है, यानी एंजल फॉल्स होगा। क्या होगा, एंजल फॉल्स होगा। ये है कहाँ, तो अमेरिका में एंजल फॉल्स है। अमेरिका में कहाँ है, तो वेनेजुएला में है। अमेरिका में कहाँ है, वेनेजुएला में है। अब देखिएगा आप लोग, यहाँ फिगर होगा, ठीक है ना। ये मतलब दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित है, जहां से, ठीक है ना।
और ये किस नदी से गिरती है। अगला पेज में देखते हैं हम लोग, तो एंजल फॉल्स, वेनेजुएला, दक्षिणी अमेरिका। कौन सा अमेरिका? दक्षिणी अमेरिका के चुरुण नदी, दक्षिणी अमेरिका के चुरुण नदी से, ठीक है ना, इसका वहीं से गिरती है, जलप्रपात गिरता है। और ऊंचाई इसका कितना है? तो 979 मीटर, 979 मीटर। गहराई इसकी कितनी है? तो 807 मीटर है। ये देख सकते हैं आप लोग, एंजल जलप्रपात यानी एंजल फॉल्स, ठीक है ना, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। 40 से अधिक इसकी जलधारा भी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया की, यहां भारत नहीं पूछ रहा है, भारत पूछता तो कुछ और हो जाता, भारत पूछता तो जमशेदपुर टाटा हो जाता, लेकिन ये दुनिया का पूछ रहा है। तो दुनिया की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो दुनिया के लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में इसमें ऑप्शन है पीटर्सबर्ग, ओंटारियो, मॉस्को, लंदन, ठीक है। लंदन भी नहीं होगा, मॉस्को भी नहीं होगा, ओंटारियो भी नहीं होगा, यानी पीटर्सबर्ग सही होगा। क्या सही होगा? पीटर्सबर्ग सही होगा। ये ध्यान रखना आप लोग। अब पीटर्सबर्ग है कहाँ? तो देखते हैं हम लोग, पीटर्सबर्ग कहाँ है, आप लोग बताएंगे। पीटर्सबर्ग अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका में। आप लोग देखिएगा, यही पीटर्सबर्ग है। अब पीटर्सबर्ग है कहाँ? अमेरिका में है। अमेरिका के किस राज्य में? तो पेंसिल्वेनिया राज्य में है। अमेरिका के किस राज्य में है? पेंसिल्वेनिया राज्य में है। क्या? तो पीटर्सबर्ग, ठीक है ना। याद रखिएगा कि अभी आप लोगों का क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था? तो दुनिया की लौह इस्पात की राजधानी किसे कहते हैं? तो पीटर्सबर्ग कहते हैं। किसे कहते हैं? पीटर्सबर्ग को कहते हैं। अब पीटर्सबर्ग है क्या? तो पेंसिल्वेनिया राज्य में। पेंसिल्वेनिया राज्य किसका राज्य है? तो अमेरिका का है, ठीक है। अब देखते हैं भारत में लौह इस्पात की राजधानी किसे कहा जाता है? तो भारत में लौह इस्पात की राजधानी जमशेदपुर टाटा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जमशेदपुर टाटा को कहा जाता है। याद रखिएगा, भारत में जमशेदपुर टाटा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है जमशेदपुर टाटा को? तो इस्पात संयंत्र, लौह इस्पात संयंत्र की राजधानी कहा जाता है जमशेदपुर टाटा को। इसको स्थापित किसने किया? एक क्वेश्चन बनता है, एक यूपीपी में क्वेश्चन भी इससे बना था, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र का नाम क्या है? तो टाटा आयरन। भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र का नाम क्या है? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, यानी टिस्को है। क्या है? शॉर्ट नेम होता है इसका टिस्को, ठीक है ना, टिस्को है। इसको स्थापित किसने किया, निर्मित किसने किया? तो ये क्वेश्चन बना था यूपीपी में, तो उसमें जमशेद जी, याद रखिएगा, जमशेद जी टाटा दिया था, लेकिन दो लोगों ने मिलकर किया, जमशेद जी टाटा और दोराब जी टाटा। जमशेद जी टाटा और दोराब जी टाटा दोनों ने मिलकर किया। कब? तो 26 अगस्त 1907 को। कब किया गया निर्माण? 26 अगस्त 1907 को। अब भारत में ऐसा एक तरह का एक कहा जाए कि जो भी पूंजीपति उद्योगपति हैं, उनमें सबसे अधिक अगर दयालुता किसी के पास है, सबसे अधिक किसी ने कोई फंडिंग करता है, तो टाटा परिवार ही करता, ठीक है ना। उससे बेहतर भारत के लिए कोई काम नहीं किया। चलते हैं अगला, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है? तो सत्य में, ये तो काफी बार रिपीट किया गया है, ये बहुत ज्यादा रिपीट करता है, ये एकदम आसान हो गया। रिपीट बार बार करने की वजह से एकदम आप सबके मुंह जबानी होगा। और सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है? तो मुंडकोपनिषद में है। किसमें? मुंडकोपनिषद में है। ये यानी कि मुंडकोपनिषद अथर्ववेद के मंत्र से, अथर्ववेद का मंत्र है मुंडकोपनिषद, और वहीं से सत्यमेव जयते लिया गया। आज सत्यमेव जयते हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे जो आधारशिला है, उसी पर लिखा गया है सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय प्रतीक हम लोग का क्या है, आप लोग को पता ही है, तो अशोक स्तंभ है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, लाल मिट्टी का लाल रंग, लाल मिट्टी का लाल रंग
के कारण होता है, यानी खाली स्थान है वही भरना है, के कारण होता है। देखिएगा ऑप्शन है फेरिक ऑक्साइड, फास्फोरस ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। आप लोग को पता होगा कि जब हम लोग क्या करते हैं, खेतों को सिंचित करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लेते हैं खेत है, हम लोग खेतों को सिंचित करते हैं, ये जलधारा बहा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। जैसे ही जलधारा बह रहा है, इस जलधारा से हम जब खेतों को सिंचित करते हैं तो पानी जो जो बहती जाती है पानी, तो अपने साथ इस जलधारा का वेग रहता है, तो उस वेग से क्या करती है, अपने साथ कुछ मिट्टियों को मिलाती हुई, काट कर घोलती हुई आगे को बढ़ती है और पूरे खेत में फैल जाती है। पूरे खेत में पानी क्या होता है, फैल जाता है, और खेत पूरी की पूरी क्या हो जाती है, पूरी की पूरी सिंचित हो जाती है। खेत पूरी की पूरी क्या होती है, सिंचित हो जाती है। लेकिन उसी जल में जो भारी तत्व होता है, अब भारी तत्व आप लोग को पता है क्या होता है, लोहा होता है। तो उसी जल में जो मिट्टी अपने साथ बहा के, कुछ घुला के अपने साथ बहा के लेके जा रही है, तो उसी में जो भारी तत्व होता है वो क्या होता है, तो लोहा होता है। और लोहा पास में ही क्या होता है, बैठने लगता है और ये आकार बन जाता है। खेतों में आप अगर सिंचाई कर रहे होंगे तो देखे होंगे, ये आकार बन जाता है। और जब पानी सूखता है ना, खेत में जो सिंचित किया गया है, पानी सूखता है तो ऐसे ही लाल रंग, ऐसे ही आकार में दिखने लगता है, ठीक है ना, ऐसे ही दिखने लगता है, ठीक है ना। तो एक किस कारण, तो लोहे की अधिकता के कारण, यानी कि जो भारी है वो पास में ही कुछ दूर पे बैठ जाता है, और जो हल्का है वो पूरे खेत में फैल जाता है। तो जो भारी है कुछ दूर आप लोग देख रहे होंगे लाल दिखने लगता है। यानी लाल क्यों दिखता है, तो भारी है। और क्या है, क्यों कारण, क्या कारण है भारी होने का, तो इसमें लोहे की मात्रा अधिक है, लोहे की मात्रा अधिक हो जाती है। तो इसमें हम लोग देखते हैं अधिकांश हम लोग पढ़ते हैं, हिंदी शब्द पढ़ते हैं, आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होता है। किसके कारण, यानी लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है, तो आयरन ऑक्साइड कारण होता है। आयरन यानी कि फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल होता है। यही आंसर सही हो जाएगा, क्या, तो फेरिक ऑक्साइड। आप लोगों को पता है एक नदी है उसे खूनी नदी कहते हैं, एक नदी है उसे क्या कहते हैं, खूनी नदी। वो नदी कौन सी है, तो आप लोगों को पता होगा वो लोहित नदी है। और लोहित नदी को क्या कहा जाता है, खूनी नदी कहा जाता है। ये पासी घाट के पास ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। कहाँ, पासी घाट के पास ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा, इसको खूनी नदी इसलिए कहा जाता है, जब पासी घाट के पास ये ब्रह्मपुत्र मिलती है ना, और ये नदी बहते हुए आती है, तो इसके दोनों तरफ क्या है, लाल मिट्टी है, दोनों तरफ लाल मिट्टी पाए जाते हैं। और ये काफी एक तरह से विध्वंसकारी नदी होती है। तो ये दोनों बरसात के समय में इसका जल स्तर बढ़ता है, तो दोनों तरफ से मिट्टियों को काट कर और अपने में क्या करती है, घुला लेती है। दोनों तरफ से मिट्टियों को काट कर अपने में घुला लेती है। तो ये जो जल है ना, ये भी लाल दिखने लगता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, तो खूनी नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, लोहित नदी को खूनी नदी कहते हैं। किसकी सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, और आज के लास्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है, ध्यान दीजिएगा। एक सार्वजनिक क्षेत्र दिया गया है, गलत है। एक पूंजी अर्थव्यवस्था, ये भी गलत है। एक निजी क्षेत्र, ये भी गलत है। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होगा यही सही हो जाएगा। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था पर चलता है। भारत किस अर्थव्यवस्था पर चलता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर चलता है। ध्यान दीजिएगा, जो पूंजी अर्थव्यवस्था होता है ना, वो पूंजी अर्थव्यवस्था जो निजी स्वामित्व वाले कंपनी होते हैं, अधिकांश उस देश में जो निजी स्वामित्व वाले कंपनी होते हैं, यानी उद्योग धंधा होता है, उन्हीं का वर्चस्व होता है। एक तरह से पूरी अर्थव्यवस्था पर उन्हीं का असर रहता है। वो पूंजीवादी शासन व्यवस्था होता है, उस पर सरकार का भी कहीं ना कहीं कंट्रोल नगण्य होता है।
ठीक है। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि पूरी की पूरी व्यवस्था पर सरकार का आधिपत्य रहता है, यानी सरकार के अनुसार ही सब कुछ चलता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार और निजी स्वामित्व दोनों मिलकर काम करते हैं, लेकिन निजी स्वामित्व कम काम करता है, सरकार ही उस पर भी कंट्रोल कर लेता है, यानी निजी स्वामित्व पर भी सरकार कंट्रोल कर लेता है, ठीक है ना। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था, लेकिन बीते कुछ वर्षों से देखा जा रहा है तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर भारत बढ़ रहा है। आप लोग जानते ही हैं, चंद कुछ ऐसे हैं जिनके पर सरकार पूरी ध्यान लगाई है और गरीबों को क्या देती है, तो फ्री राशन देती है, ठीक है ना। और फिर हमें क्या चाहिए, तो हमें रोजगार चाहिए, अधिक से अधिक रोजगार चाहिए। यहाँ भी कुछ लोग तमाम तरह की बातें करते हैं कि जो नहीं सक्षम है, नहीं योग्य है, कैसे रोजगार मिल जाएगा। बहुत लोग ये तर्क देते हैं कि अगर योग्य रहते तो नौकरी मिल जाती। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कहीं ना कहीं सरकार पूरी के पूरी विफल है, थोड़ा सा लॉलीपॉप देके और हम युवाओं को भटकाने का काम करती है और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो इससे हम लोग को कुछ मतलब नहीं है। बस हम परीक्षा के दृष्टि से याद रखिएगा आप लोग, भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था पर चलता है। किस पर चलता है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर चलता है, याद रखिएगा। न कि पूंजीवादी और न कि समाजवादी। अब मिश्रित में क्या होता है कि सरकार और निजी स्वामित्व वाले व्यवस्था दोनों मिलकर काम करते हैं, लेकिन उस पर भी सरकार का कंट्रोल रहता है, ठीक है। तो आज के क्लास बस इतना ही। 10 क्वेश्चन टॉप 10 सीरीज चल रहा है, तो 10 क्वेश्चन था आरपीएफ 2019 का, और वह 10 क्वेश्चन बता दिया गया। अगर आपको वीडियो सही लगा हो, एक क्लास सही लगा हो, अगर आपके लिए उपयुक्त मटेरियल मिला हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। अगर आप लोगों का कमेंट मिलता है ना, तो हम लोगों का मनोबल बढ़ता है। अगर देखते हैं वीडियो में, वीडियो देखने के बाद उसका कमेंट बॉक्स जब देखा जाता है, तो उसमें अगर नहीं कमेंट आया रहता है ना, तो थोड़ा सा अपने आप पर वो महसूस होता है, ठीक है ना, अपने आप पर विश्वास नहीं जग पाता है। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, ज्यादा आप लोग लाइक भी करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट भी करें, ज्यादा लोगों तक शेयर भी करें, और कोशिश करें कि पूरा का पूरा वीडियो देख लें। जय हिंद साथियों।